साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल स्टडी सेंटर में। कल हमने क्लास 8 के चैप्टर नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्लास 8 के चैप्टर नंबर 7 के जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है उसके पहले प्रश्न को देखते हैं। बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सीखने के स्थान को अरबी भाषा में क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है ईदगाह कहते हैं, ऑप्शन बी है मदरसा कहते हैं, ऑप्शन सी है मस्जिद कहते हैं या ऑप्शन डी है मंदिर कहते हैं। तो दोस्तों, सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1782 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1783 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1784 ईस्वी में या ऑप्शन डी है 1785 ईस्वी में। दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी हो जाएगा। विकल्प संख्या सी हो जाएगा, यानी कि 1785। सीखने के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो हुई थी वह 1784 ईस्वी में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, इसे अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है विलियम जोन्स ने, ऑप्शन सी है एडम्स ने, ऑप्शन सी है सर जॉन के ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह विकल्प संख्या ए हो जाएगा। विकल्प संख्या ए हो जाएगा, यानी कि विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है वह विलियम जोन्स ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में क्यों किया गया था? ऑप्शन ए है अंग्रेजी पुस्तकों को भारतीय भाषा में अनुवाद करने के लिए, ऑप्शन बी है भारतीय पुस्तकों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने के लिए, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी पुस्तकों को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने के लिए और ऑप्शन डी है जर्मनी पुस्तकों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने के लिए। तो दोस्तों, सही आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने कुल कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, कितने प्रश्नों का सही जवाब आपने दिया है। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हम दे देते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प संख्या बी, यानी कि अंग्रेजी भारतीय पुस्तकों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अंग्रेज भारत के प्रति आदर और सम्मान का भाव अपने मन में रखते थे? ऑप्शन है विलियम एडम, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बैटिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी है विलियम जोन्स। तो दोस्तों, आप इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो बिना देर के चलिए बता देते हैं, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स जो हैं वो विलियम जोन्स जो थे वह पहले अंग्रेज थे जिसने भारत के प्रति आदर और सम्मान का भाव अपने मन में रखा था। दोस्तों, विलियम जोन्स जो थे वह उनका कहना था कि अगर भारत की सभ्यता और संस्कृति को जानना है तो भारत के ग्रंथों को पढ़ना होगा, इसलिए उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? ऑप्शन ए है कालिदास की, ऑप्शन बी है शेक्सपियर की, ऑप्शन सी है तुलसीदास की और ऑप्शन डी है कबीरदास जी की। तो बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। यह प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है और इस प्रश्न का राइट आंसर है कालिदास की। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वह कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न है, किसका मानना था कि अगर भारत में एक बेहतर अंग्रेजी शासन कायम करना है तो इन ग्रंथों को पढ़ना और समझना आवश्यक है? ऑप्शन है विलियम एडम, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बैटिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी है विलियम जोन्स। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी, यानी कि विलियम जोन्स। उन्हीं का मानना था कि अगर भारत में बेहतर अंग्रेजी शासन कायम करना है तो भारतीय ग्रंथों को पढ़ना और समझना आवश्यक है। विलियम जोन्स का कहना था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष ब्रिटिश संसद में एक कानून बना कि अंग्रेजी सरकार प्रति वर्ष 1 लाख रुपया भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करेगी? 1820 में, 1830 में, 1813 में या 1814 में? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, 1813 ईस्वी में। 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में यह कानून पास किया गया।
1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में यह कानून पास किया गया कि अंग्रेजी सरकार प्रति वर्ष 1 लाख रुपया भारत में शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करेगी। अगला प्रश्न है, किसका मत था कि भारतीयों को व्यवहारिक जीवन की शिक्षा देनी चाहिए? ऑप्शन ए है विलियम जोन्स का, ऑप्शन बी है मैकाले का, ऑप्शन सी है जेम्स मिलर मैकाले का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं का। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प संख्या सी हो जाएगा, यानी कि जेम्स मिल और मैकाले का। जेम्स मिल और मैकाले का यह मत था कि ब्रिटिश संसद में, है ना, जेम्स मिल और मैकाले का यह मत था कि भारतीयों को व्यावहारिक जीवन की शिक्षा देनी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय ने इंग्लैंड में प्रचलित शिक्षा को ही भारत में प्रसार करने की वकालत की थी? किस भारतीय ने अंग्रेजी में इंग्लैंड में प्रचलित शिक्षा को ही भारत में प्रचार करने की वकालत की थी? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, या ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ही इंग्लैंड में प्रचलित शिक्षा को भारत में प्रसार करने की वकालत की थी, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने की बात किसने की थी? भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने की बात किसने की थी? ऑप्शन है विलियम जोन्स ने, ऑप्शन बी है मैकाले ने, ऑप्शन सी है जेम्स मिल ने, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि मैकाले ने तकनीकी शिक्षा की वकालत की थी। मैकाले ने भारत में तकनीकी शिक्षा देने की वकालत की थी। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखने की बात किसने की थी? ऑप्शन ए है विलियम जोन्स ने, ऑप्शन बी है मैकाले ने, ऑप्शन सी है जेम्स मिल ने, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, मैकाले ने। मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा देने की बात की थी। अंग्रेजी शिक्षा देने की बात मैकाले ने की थी। अगला प्रश्न है, मैकाले की शिक्षा नीति जो भारत के लिए था ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ था? 1835 में, 1833 में, 1834 में, या 1836 ईस्वी में? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 13 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि 1835 ईस्वी में। 1835 ईस्वी में ही मैकाले ने शिक्षा नीति को भारत के लिए ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। 1835 ईस्वी में ही मैकाले की शिक्षा नीति को भारत के लिए ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, इसको अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी शिक्षा नीति को आधुनिक शिक्षा अधिनियम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है विलियम जोन्स की, ऑप्शन बी है मैकाले की, है ना। इसकी शिक्षा नीति को भारतीय शिक्षा नीति के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है विलियम जोन्स की शिक्षा नीति, ऑप्शन बी है मैकाले की शिक्षा नीति, ऑप्शन सी है जेम्स मिल की शिक्षा नीति, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 14 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि मैकाले की शिक्षा नीति। मैकाले की शिक्षा नीति ही थी जो आधुनिक शिक्षा नीति अधिनियम के नाम से जाना जाता है। आधुनिक शिक्षा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में डैश शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की बात मैकाले ने की थी? ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा को, ऑप्शन बी है माध्यमिक शिक्षा को, ऑप्शन सी है उच्च शिक्षा को, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 15 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, या शिक्षा को। मैकाले ने उच्च शिक्षा को अंग्रेजी में देने की बात कही थी। मैकाले ने उच्च शिक्षा को अंग्रेजी में देने की बात की थी। मैकाले ने उच्च शिक्षा को अंग्रेजी में देने की बात कही थी। अगला प्रश्न है, वुड डिस्पैच भारत में कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1835 में, ऑप्शन बी 1833 में, ऑप्शन सी 1834 में, और ऑप्शन डी 1854 ईस्वी में। तो प्रश्न संख्या 16 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा
विकल्प संख्या डी यानी कि 1854 में। वुड डिस्पैच 1854 में ईस्वी में आया था और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा नीति का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जो प्रश्न संख्या 17 में ही दे रखा है। प्रश्न संख्या 17 में ही दे रखा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा नीति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के लोगों की जीवन शैली यूरोप की तरह हो जाए, यह किस शिक्षा नीति का उद्देश्य था। ऑप्शन ए है वुड डिस्पैच का, ऑप्शन बी है हंटर कमीशन का, ऑप्शन सी है मुदालिया आयोग का, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं का। तो प्रश्न संख्या 18 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए वुड डिस्पैच का। भारत के लोगों के लिए जीवन शैली भारत के लोगों की जीवन शैली यूरोप की जैसे हो जाए, यह वुड डिस्पैच की शिक्षा नीति का आदि उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, इस शिक्षा नीति में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए नियम बनाए गए थे। ऑप्शन है मुदालिया आयोग में, ऑप्शन बी है वुड डिस्पैच में, ऑप्शन सी है हंटर कमीशन में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 19 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी यानी कि वुड डिस्पैच को। वुड डिस्पैच में उच्च शिक्षा से लेकर प्राथमिक शिक्षा से लेकर और उच्च शिक्षा तक के लिए नियम बनाए गए थे। वुड डिस्पैच की शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए नियम बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा की भाषा भारतीय रही थी। 1854 के वुड डिस्पैच में, ऑप्शन बी ऑप्शन मुदालिया आयोग में, ऑप्शन सी हंटर कमीशन में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए यानी कि 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच में भारतीय प्राथमिक शिक्षा को भारतीय भाषाएं पढ़ाने की बात कही गई थी। 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच की शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा को भारतीय भाषाएं पढ़ाने की बात कही गई थी और उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में पढ़ाने की बात जो है वह वुड डिस्पैच में कही गई थी। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा नीति के कारण भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय खोले गए थे। किस शिक्षा नीति के कारण भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय खोले गए थे। ऑप्शन ए है 1854 की शिक्षा नीति के द्वारा, ऑप्शन बी है मुदालिया आयोग के द्वारा, ऑप्शन सी है हंटर कमीशन की शिक्षा नीति के द्वारा, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 21 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए यानी कि 1854 ईस्वी की शिक्षा नीति यानी कि 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच की शिक्षा नीति के कारण ही भारत में 3 विश्वविद्यालय खोले गए थे। 3 विश्वविद्यालय जो है वह 1854 के वुड डिस्पैच शिक्षा नीति के कारण ही खोले गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास ये 3 विश्वविद्यालय जो है वह किस शिक्षा नीति के द्वारा खोले गए थे। तो वह थे 1854 ईस्वी के शिक्षा नीति के द्वारा। 1854 के शिक्षा नीति के द्वारा भारत में 3 विश्वविद्यालय खोले गए थे। 3 विश्वविद्यालय खोले गए थे और वे विश्वविद्यालय थे कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। अगला प्रश्न है, पहली बार भारत में निजी स्तर पर विद्यालयों की स्थापना और संचालन की अनुमति कब दिया गया। 1854 में, 1857 में, 1855 या 1856 ईस्वी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी यानी कि 1857 में। 1857 ईस्वी में निजी विश्वविद्यालय 1857 ईस्वी में निजी स्तर पर विद्यालयों की स्थापना और संचालन करने की अनुमति दिया गया था। 1857 ईस्वी में पहली बार भारत में निजी स्तर पर विद्यालयों की स्थापना और संचालन करने की अनुमति जो है वह सरकार के द्वारा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विलियम एडम कहां से भारत आए थे। विलियम एडम कहां से भारत आए थे। ऑप्शन ए है इंग्लैंड से, ऑप्शन बी है अमेरिका से, ऑप्शन सी है जापान से, या ऑप्शन डी है स्कॉटलैंड से। तो दोस्तों 24 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी यानी कि स्कॉटलैंड से। विलियम एडम जो है वो भारत आए थे स्कॉटलैंड से। विलियम एडम जो है वो भारत आए थे स्कॉटलैंड से। अगला क्वेश्चन है, विलियम एडम भारत क्यों आए थे। ऑप्शन है मुस्लिम धर्म के प्रचार के लिए, ऑप्शन बी ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, ऑप्शन सी है हिंदू धर्म के प्रचार के लिए, ऑप्शन डी है सिख धर्म के प्रचार के लिए। तो दोस्तों 25 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए राइट आंसर। तो 25 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी यानी कि ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए विलियम एडम जो है वह भारत आए थे अपने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, देसी स्कूल में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा किसे सौंपा गया।
है ना। ऑप्शन ए है विलियम जेम्स को, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन को, ऑप्शन सी है विलियम एडम को, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है इसका इनमें से कोई नहीं, है ना। प्रश्न संख्या 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी हो जाएगा, विकल्प संख्या सी हो जाएगा, यानी कि विलियम एडम ने को, विलियम एडम को देसी स्कूल में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा दिया गया था। विलियम एडम को देसी स्कूल में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बातें विलियम एडम ने अपनी रिपोर्ट में दी थी। ऑप्शन है बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं थी। ऑप्शन बी है इन पाठशालाओं में 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। ऑप्शन सी है इन पाठशालाओं में पढ़ाने वाले बच्चों की कुल संख्या 20 लाख से भी ज्यादा थी। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों 27 का राइट आंसर हमारा विकल्प संख्या डी यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, क्या कथन किसका है। ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना का, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी का, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू का, या ऑप्शन डी है भगत सिंह का। तो दोस्तों 28 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी महात्मा गांधी का। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार बीपीएससी ने इसे पूछ चुका है। तो दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, यह कथन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का है। अगला क्वेश्चन है किस शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। ऑप्शन है औपचारिक शिक्षा, ऑप्शन बी है नैतिक शिक्षा, ऑप्शन बी है सी है औपनिवेशिक शिक्षा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 29 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी यानी कि औपनिवेशिक शिक्षा। औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। गांधी जी भारत में किस तरह की शिक्षा के पक्षधर थे। ऑप्शन ए है जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। ऑप्शन बी है जो भारत से अंग्रेजों को भगाने में मदद करे। ऑप्शन सी है अंग्रेजी शिक्षा को, और ऑप्शन डी है वैदिक शिक्षा को। तो दोस्तों 30 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे वही गांधी जी ने भारत में शिक्षा के पक्षधर थे, है ना। गांधी जी भारत में इस तरह के शिक्षा के पक्षधर थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे, इस प्रकार की शिक्षा से गांधी जी जो है वह पक्षधर थे। अगला क्वेश्चन है शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए, यह किसका दृढ़ मान्यता थी। ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना का, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी का, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू का, या ऑप्शन डी है भगत सिंह का। 21 का हमारा राइट आंसर विकल्प संख्या बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने ही कहा था कि भारतीय भाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा केवल भारतीय भाषा में ही देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हस्त कौशल की शिक्षा पर किसने जोर दिया था। ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो दोस्तों हस्त कौशल की शिक्षा पर जो जोर दिया था वह महात्मा गांधी ने दिया था। हस्त कौशल की शिक्षा पर जोर देने का काम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ही किया था। अगला प्रश्न है हमारा शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी ने, और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद ने। तो दोस्तों 34 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 34 का हमारा राइट आंसर विकल्प संख्या ए हो जाएगा। विकल्प संख्या ए हो जाएगा यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ही, है ना, हस्त कौशल को वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए, इस बात के पक्षधर थे। हस्त कौशल की शिक्षा के पक्षधर थे महात्मा गांधी। और हस्त कौशल की शिक्षा पर किसने जोर दिया था, तो महात्मा गांधी ने। हस्त कौशल को वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाए जाने की बात जो कही थी, हस्त कौशल को वैज्ञानिक ढंग से। 32 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी
हस्त कौशल को शिक्षा पर जोर किसने जोड़ दिया था? तो महात्मा गांधी ने। और प्रश्न संख्या 33 का जो राइट आंसर है, प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर है कि प्रश्न संख्या 32 हस्त कौशल की शिक्षा पर किसने जोर दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। हस्त कौशल की शिक्षा पर जोर दिया था महात्मा गांधी ने। और हस्त कौशल को वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए, यह किसका मत था? तो ये भी मत महात्मा गांधी जी का ही था। हस्त कौशल को वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए, हस्त कौशल को वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए, यह बात भी हमारे महात्मा गांधी ने ही कहा था। अगला प्रश्न है शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी ने, और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद ने। 34 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन की स्थापना हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही शांति निकेतन की स्थापना किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही शांति निकेतन की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब किया था? 1902 में, 1901 में, 1903 में या 1905 ईस्वी में? तो 35 का राइट आंसर विकल्प संख्या बी हो जाएगा 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बातें रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है? ऑप्शन है बचपन में वे स्कूल जाने से चिढ़ते थे, वहां उनका दम घुटता था, वहां उनका दम जो है वह घुटता था। ऑप्शन ए भी है उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। ऑप्शन सी है स्कूल उन्हें जेल के समान लगता था। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर को बचपन में स्कूल जाने से चिढ़ते थे और उन्हें वहां दम घुटता था, स्कूल का माहौल उन्हें दमनकारी लगता था और स्कूल को भी जेल के समान मानते थे। अगला क्वेश्चन है किसका मानना था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होता है? रविन्द्रनाथ टैगोर का, जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का या राजेंद्र प्रसाद का? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा 37 का राइट आंसर विकल्प संख्या ए हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था, है ना, मानना था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होता है, अपने आप सीखने का समय होता है। अगला क्वेश्चन है किसका मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में प्रोत्साहन किया जा सकता है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प संख्या ए यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में देने की बात कही है ना, प्राकृतिक परिवेश देने की बात कही है। अगला क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में किन विषयों की शिक्षा दी जाती थी? ऑप्शन है कला, संगीत और नृत्य की, ऑप्शन बी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की, ऑप्शन सी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कला, संगीत और नृत्य दोनों की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। सॉरी, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह विकल्प संख्या सी हो जाएगा, यानी कला, संगीत और नृत्य की शिक्षा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा। रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में इन्हीं विषयों की शिक्षा दी जाती थी। रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य की भी शिक्षा दी जाती थी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भी शिक्षा दी जाती थी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा भी दी जाती थी। प्रश्न संख्या 39 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी। अगला है भारत में प्रथम नई शिक्षा नीति कब लाई गई थी? ऑप्शन ए 1832 में, ऑप्शन बी 1833 में, ऑप्शन सी 1834 में और ऑप्शन डी 1835 ईस्वी में। दोस्तों 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प संख्या डी यानी कि 1835 में भारत में प्रथम शिक्षा नीति जो लाई गई थी वह लाई गई थी 1835 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है पटना, बिहार के पटना में पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल की स्थापना कब हुई थी? बिहार के पटना में पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1832 में, 1833 में,
1835 में या 1845 ईस्वी में? तो दोस्तों बिहार के पटना में पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1832 में, ऑप्शन बी 1833 में, ऑप्शन सी 1835 में और ऑप्शन डी 1836 ईस्वी में। तो दोस्तों 41 का हमारा राइट आंसर विकल्प संख्या सी हो जाएगा। विकल्प संख्या सी हो जाएगा, यानी कि 1835 में पटना में पटना कॉलेजिएट की स्थापना 1835 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल कौन था? ऑप्शन है पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल, ऑप्शन बी है नालंदा खुला विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है लंगट सिंह कॉलेज, ऑप्शन डी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय। तो 42 का राइट आंसर विकल्प संख्या ए हो जाएगा। पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल जो है प्रथम आधुनिक स्कूल था। अगला क्वेश्चन है, गया और मुजफ्फरपुर में जिला हाई स्कूल की स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन ए 1832 में, ऑप्शन बी 1835 में, ऑप्शन सी 1835 में और ऑप्शन डी 1845 ईस्वी में। तो दोस्तों 43 का राइट आंसर विकल्प संख्या डी हो जाएगा। 1845 ईस्वी में गया और मुजफ्फरपुर में जिला हाई स्कूल की स्थापना 1845 ईस्वी में ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लड़कियों का प्रथम स्कूल कब खोला गया था? ऑप्शन है 1832 में, ऑप्शन बी 1833 में, ऑप्शन सी 1867 में और ऑप्शन डी 1845 ईस्वी में। तो दोस्तों बिहार में लड़कियों का प्रथम स्कूल जो खोला गया था वह हमारा खोला गया था विकल्प संख्या सी, यानी कि 1867 में। 1867 ईस्वी में ही लड़कियों के लिए बिहार में प्रथम स्कूल की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन, पटना में लड़कियों का प्रथम स्कूल 1867 में किस नाम से खोला गया था? ऑप्शन ए है बांकीपुर बालिका विद्यालय, ऑप्शन बी है पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल, ऑप्शन सी है आर्ट ऑफ क्राफ्ट कॉलेज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 45 का हमारा राइट आंसर विकल्प संख्या ए हो जाएगा। 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मडन एंग्लो अरेबिक स्कूल की स्थापना कब किया गया था? मोहम्मडन एंग्लो अरेबिक स्कूल की स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन ए है हमारा 1832 में, 1884 में, 1867 में, 1845 में। तो 47 का हमारा राइट आंसर विकल्प संख्या बी हो जाएगा। 1884 ईस्वी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटना की स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन ए है 9 जनवरी 1863 को, ऑप्शन बी है 8 दिसंबर 1964 को, ऑप्शन सी है 20 दिसंबर 1968 को, ऑप्शन डी है 2 जनवरी 1866 को। तो दोस्तों 48 का हमारा राइट आंसर विकल्प संख्या ए हो जाएगा। 9 जनवरी 1863 ईस्वी को पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी। 9 जनवरी 1863 को। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पुराना कॉलेज कौन है ना? ऑप्शन ए है पटना कॉलेज पटना, ऑप्शन बी है बांकीपुर बालिका विद्यालय, ऑप्शन सी है पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 49 का हमारा राइट आंसर विकल्प संख्या ए हो जाएगा, यानी कि पटना की स्थापना जो है वह सबसे पहले हुई थी और बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है। अगला है, डायमंड जुबली कॉलेज मुंगेर की स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1865 में, 1899 में और ऑप्शन डी है 1900 ईस्वी में। दोस्तों 50 का हमारा राइट आंसर विकल्प संख्या बी हो जाएगा। 1898 ईस्वी में। 1898 में डायमंड जुबली कॉलेज मुंगेर की स्थापना की गई थी। 1898 ईस्वी में डायमंड जुबली कॉलेज मुंगेर की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, संत माइकल स्कूल ईसाइयों द्वारा कब खोला गया था? संत माइकल स्कूल ईसाइयों द्वारा कब खोला गया था? ऑप्शन ए है 1865 में, ऑप्शन बी 1898 में, ऑप्शन सी 1899, ऑप्शन डी है 1854। दोस्तों 51 का हमारा राइट आंसर विकल्प संख्या डी हो जाएगा। 1854 ईस्वी में संत माइकल खोला गया था। अगला क्वेश्चन है, संत जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल ईसाइयों द्वारा कब खोला गया था? 1865 में, 1853 में, 1899 में, 1854 ईस्वी में। दोस्तों 52 का राइट आंसर विकल्प संख्या बी हो जाएगा। 1853 ईस्वी में
संत जोसेफ कॉन्वेंट की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के 5वें और उत्तर बिहार का प्रथम कॉलेज कौन है? ऑप्शन है पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल, ऑप्शन बी है नालंदा खुला विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है लंगर सिंह कॉलेज और ऑप्शन डी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय। तो 53 का राइट आंसर विकल्प संख्या सी हो जाएगा। विकल्प संख्या सी यानी कि लंगर सिंह कॉलेज उत्तर बिहार का प्रथम कॉलेज है। लंगर सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में पड़ता है। अगला है लंगर सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर की स्थापना कब हुई थी? 1865 में, 1853 में, 1899 में या 1854 ईस्वी में। दोस्तों 54 का राइट आंसर विकल्प संख्या सी हो जाएगा, यानी कि 1899 ईस्वी में लंगर सिंह कॉलेज जो मुजफ्फरपुर में है, इसकी स्थापना 1899 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन को क्यों जरूरी मानते थे? ऑप्शन है भारत में बेहतर अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी शासन स्थापित करने के लिए, ऑप्शन बी है प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में करने के लिए, ऑप्शन सी है अपने भारत प्रेम के कारण, ऑप्शन डी है भारतीय ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों 55 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, अपने भारत प्रेम के कारण। विलियम जोन्स एक ऐसे अंग्रेज थे जिन्हें भारत और भारतीयों से लगाव था, उनसे प्रेम था और भारत के ग्रंथों को वे बड़े चाव से पढ़ते थे और इसी भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने के लिए उन्होंने कलकत्ता ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है, गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे? ऑप्शन ए है भारतीय द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने के कारण, ऑप्शन बी है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा के कारण, ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तकों पर शिक्षा को केंद्रित करने के कारण, पाठ्य पुस्तकों पर शिक्षा को अंग्रेजी में केंद्रित करने के कारण, ऑप्शन डी है भारतीयों पर अंग्रेजी शासन के समर्थन करने के कारण। तो 56 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, भारतीयों द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने के कारण ही, है ना, अपनी शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है, ऐसा गांधी जी मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सबसे पहले किस भारतीय प्रांत पर कब्जा किया? ऑप्शन है बंगाल पर, ऑप्शन बी है पंजाब पर, ऑप्शन सी है बम्बई पर या ऑप्शन डी है सूरत पर। तो दोस्तों 57 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वह विकल्प संख्या ए हो जाएगा, बंगाल पर। अंग्रेजों ने सबसे पहले, है ना, बंगाल पर कब्जा किया था। अगला क्वेश्चन है, बंडाना शैली के कपड़े अधिकांश कहाँ बनाए जाते थे? ऑप्शन ए है बंगाल में, ऑप्शन बी है उड़ीसा में, ऑप्शन सी है राजस्थान एवं गुजरात में, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। तो 58 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि राजस्थान एवं गुजरात में बंडाना शैली के अधिकांश कपड़े जो बनाए जाते थे और राजस्थान और गुजरात में ही बनाए जाते थे। बंडाना शैली के अधिकतर कपड़े राजस्थान और गुजरात में ही बनाए जाते थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा विकल्प संख्या सी, राजस्थान एवं गुजरात में। अगला प्रश्न है, गले या सिर पर बंधने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है खासा, ऑप्शन बी है बंडाना, ऑप्शन सी है मलमल या ऑप्शन डी है जामदानी। तो दोस्तों 59 का राइट आंसर विकल्प संख्या बी हो जाएगा, यानी कि बंडाना हो जाएगा। गले या सिर पर बांधने वाले चटक रंग के छापेदार को गुलबंद को बंडाना कहा जाता था। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली के निर्माण में कितने साल लगा था? ऑप्शन ए 18 साल लगा था, ऑप्शन बी है 19 साल लगा था, ऑप्शन सी है 16 साल लगा था या ऑप्शन डी है 20 साल लगा था। दोस्तों प्रश्न संख्या 60 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी, यानी कि 20 साल। नई दिल्ली के निर्माण में लगभग 20 साल लगा था। नई दिल्ली के निर्माण में लगभग 20 साल लगा था। ऑप्शन अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61, 17 और 18वीं शताब्दी में मुगल वर्ग कहाँ पर रहते थे? 17वीं 18वीं शताब्दी में मुगल वर्ग कहाँ रहते थे? ऑप्शन ए है हवेलियों में, ऑप्शन बी है महलों में, ऑप्शन सी है कोठियों में
और ऑप्शन डी है पक्के घरों में। तो दोस्तों 61 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए यानी कि हवेलियों में। 17वीं और 18वीं शताब्दी में मुगल वर्ग के लोग जो हैं वह हवेलियों में रहा करते थे। अगला क्वेश्चन है 1720 में ब्रिटिश सरकार ने किस कपड़े पर पाबंदी लगाने के लिए कानून पास किया था? ऑप्शन ए है कोसा, ऑप्शन बी है छींट, ऑप्शन सी है सूती और ऑप्शन डी है पॉलिस्टर। तो दोस्तों 62 का हमारा राइट आंसर विकल्प संख्या सी हो जाएगा, यानी कि कपड़ों पर ठप्पे से छपाई का कार्य, है ना। सॉरी, यहाँ पे 62 का हम देख रहे हैं कि 1720 में ब्रिटिश सरकार ने किस कपड़े पर पाबंदी लगाने के लिए कानून पास किया था? ऑप्शन ए है कोसा, ऑप्शन बी है छींट, ऑप्शन सी है सूती, ऑप्शन डी है पॉलिस्टर। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी यानी कि सूती। सूती कपड़े पर पाबंदी लगाने के लिए 1720 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने कपड़े पर पाबंदी लगाने का निर्णय लिया था। अगला क्वेश्चन है चिप कारीगर कौन सा कार्य करते थे? चिप्पीगर नामक कारीगर कौन सा कार्य करते थे? ऑप्शन ए है बुनकर का काम करते थे, ऑप्शन बी है कपड़ों की रंगाई का काम करते थे, कपड़ों पर ठप्पे से छपाई का काम करते थे, या ऑप्शन डी है धागे की कताई करते थे। दोस्तों 63 का राइट आंसर विकल्प संख्या सी हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा कपड़ों पर ठप्पे से छपाई का कार्य करते थे। कपड़ों पर ठप्पे से छपाई का कार्य करते थे। अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी में नालियों का क्या किया गया था? 19वीं सदी में नालियों का क्या किया गया था? ऑप्शन है बंद किया गया था, ऑप्शन बी है खोला गया था, ऑप्शन सी है विकसित किया गया था, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो 64 का राइट आंसर विकल्प संख्या ए हो जाएगा, यानी कि बंद किया गया था। 19वीं सदी में नालियों को बंद किया गया था, नालियों को बंद किया गया था। अगला क्वेश्चन है विभाजन के समय कौन कौन से नगर बनाए गए थे? ऑप्शन है लाजपत नगर, ऑप्शन बी है तिलक नगर, ऑप्शन सी है लाजपत नगर तिलक नगर दोनों, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। दोस्तों 65 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि लाजपत नगर और दिल्ली लाजपत नगर तिलक नगर दोनों। विभाजन के समय कौन सा नगर बनाया गया था? विभाजन के समय जो नगर बनाया गया था वह लाजपत नगर बनाया गया था और तिलक नगर बनाया गया था। लाजपत नगर और तिलक नगर जो है वह विभाजन के समय बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में कितने हवेलियां थी? 100 हवेली थी, 150 हवेली थी, 50 हवेली थी या 200 हवेली थी? तो 66 का राइट आंसर विकल्प संख्या ए हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में कुल हवेलियों की संख्या लगभग 100 थी। अगला क्वेश्चन है एक हवेली में कितने सदस्य रहते थे? ऑप्शन है एक, ऑप्शन बी है 2, 3 या बहुत सारे। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बहुत सारे। एक हवेली में जो सदस्य रहते थे वो बहुत सारे सदस्य इसमें रहा करते थे। एक हवेली में माना एक हवेली में बहुत सारे लोग रहा करते थे। अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन है मोरनी पहाड़ी पर, ऑप्शन बी है रायसीना पहाड़ी पर, ऑप्शन सी है सुलेमान पहाड़ी पर, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी पहाड़ी पर। दोस्तों 68 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प संख्या बी, यानी कि रायसीना पहाड़ी पर। नई दिल्ली जो है वह रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। रायसीना पहाड़ी पर नई दिल्ली जो है वह स्थित है, रायसीना पहाड़ी पर। अगला क्वेश्चन है सुधार योजना किसने बनाई थी? सुधार योजना किसने बनाई थी? ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लार्क ने, ऑप्शन बी है क्लार्क हल ने, ऑप्शन सी है डलहौजी ने और ऑप्शन डी है कॉर्नवालिस ने। सुधार योजना जो है किसने बनाई थी? सुधार योजना किसने बनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि रॉबर्ट क्लार्क ने। सुधार योजना जो है वह रॉबर्ट क्लार्क ने ही बनाई थी। सुधार योजना जो है वह रॉबर्ट क्लार्क ने ही बनाई थी। सुधार योजना रॉबर्ट क्लार्क ने ही बनाई थी। अगला क्वेश्चन है लाहौर गेट योजना कब बनाई गई थी? लाहौर गेट योजना कब बनाई गई थी? ऑप्शन ए है 1887 में, ऑप्शन बी है 1888 में, ऑप्शन सी है 1889 में और ऑप्शन डी है 1890 ईस्वी में। तो दोस्तों 70 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी,
यानी कि 1888 ईस्वी में लाहौर गेट योजना जो है वो 1888 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है पाला माऊ और अगरिया किस से जुड़े थे? पाला माऊ और अररिया किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे? ऑप्शन है लौह प्रगलन से, यानी कि लोहा गलाने से। ऑप्शन बी है बुनकर से, ऑप्शन सी है रंगरेज से और ऑप्शन डी है छापेदार से। तो दोस्तों 71 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि लौह प्रगलन से। पाला माऊ और अगरिया जो है व्यवसायी थे, वे लौह प्रगलन का काम करते थे। वह लौह प्रगलन का काम करते थे। लौह प्रगलन का काम जो है वह पाला माऊ और अगरिया किया करते थे। पाला माऊ और अगरिया किया करते थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम चैप्टर नंबर 8 जो है वह कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? इसके लिए कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, शेयर आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरुकुल।